आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 283 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं साहिल की बात को ये सोचकर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि बिल्ली और चीते की सूरत में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता और खौफ व दहशत के आलम में तो ये फ़र्क और भी कम हो जाता है। मैंने टेलीफोन पर अपने कान से एक मखसूस किस्म की गूंजदार म्याऊं सुनी थी। ये मामला इतना सीधा और आसान नहीं था जितना नजर आ रहा था। इस वाक़े में बहुत सारे पुरअसरार अवामिल भी शामिल थे। मैंने हिंदुस्तान से नेपाल और नेपाल से हिमालय की गोद तक सफ़र के दौरान में सफली और अलवी उलूम व फ़नून के इतने कमालात देखे थे कि मेरी निगाह में बहुत से इरसरारों से पर्दे उठ गए थे। योगी गौतम बुद्ध और उसका चेला पंडित धीराज वाह में तख्लीक करने के माहिर थे। वो अपनी पुरअसरार शक्तियों से मुहैयर अकूल वाक़यात को जन्म देते थे। गोम्पू की इबादतगाह में कैसा कैसा तिलिस्म मेरी नज़र से गुजरा था। तिलकू कबीले की सरदारनी काशी, अंधा, रानुमा, सोबान और हिमालय की सुपर शक्ति नीलगरी मेरी चश्म तसव्वुर में घूम गए। नीलगरी के लमाती ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं अपने इस अंदरूनी इज़्तिराब को फौरी तौर पर कोई नाम ना दे सका और उठकर खड़ा हो गया। मेरे जमल मिकानकी था। साहिल ने चौंक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो भाईदार? मैं भी 5 मिनट में आता हूँ। क्या तुम फ्लैट से बाहर जाना चाहते हो? मुमताज़ ने सवाल किया। हाँ, मैं ज़रा सिक्योरिटी गार्ड के पास जा रहा हूँ। साहिल ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड से तो यहाँ बैठे बैठे भी बात हो सकती है। फ्लैट में इंटरकॉम का सिस्टम मौजूद है। हाँ, सिस्टम की मौजूदगी मेरे इल्म में है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। मैं घूम फिर कर कुछ और भी देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ। और तुम्हारे ग़याब में अगर दोबारा लाइट चली गई तो? मुमताज़ ने सरासीमा लहजे में पूछा। अब लाइट नहीं जाएगी। मेरे लहजे में बला की सख्ती थी। मुमताज़ ने और कोई सवाल नहीं किया। उसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा था। मैंने एक नज़र साहिल की तरफ देखा और फ्लैट से बाहर आ गया। मैं मुख्तलिफ फ्लोर्स पर लिफ्ट से बाहर निकलता, सवार होता रहा। फिर एक चक्कर काट कर पार्किंग का लगाया और कोशिश की कि वहाँ से गुजरूँ जहाँ 2-4 अफराद खड़े हों। ये सारी मुशक्कत मैं इसलिए कर रहा था कि अगर वाकई इस बिल्डिंग में कोई सफ़ेद चीता घुस आया था तो आया किसी और ने भी उसे देखा था, या चीते की आमद पर जो अफरा तफरी और खलबली मचना चाहिए थी वो मुझे कहीं नजर ना आई। इसका यही मतलब था कि चीते की कहानी मेरे फ्लैट के अंदर से शुरू होकर अंदर ही खत्म हो गई थी। बिल्डिंग की सैर के बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड की तरफ चला गया और उससे जनरेटर के फॉल्ट से मुतल्लक पूछा। साहब, मशीन तो फिर मशीन है ना? वो फलसफियाना अंदाज में बोला। और इलेक्ट्रिकल मशीन तो कुछ ज्यादा ही नाकाबिले एतबार होती है, हालांकि मैं रोजाना इसे चेक करवाता हूँ। पता नहीं इसे क्या हो गया था। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने मादरत ख्वाना नजर से मुझे देखा और बोला, बहरहाल मैंने 2-3 मिनट में इसका नुक्स ठीक करवा दिया था और इससे पहले कि जनरेटर को ऑन किया जाता लाइट आ गई। वो मुश्किल 10 मिनट तक बिल्डिंग में अंधेरा रहा होगा। मैं अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके वापस फ्लैट में आ गया। मुमताज़ ने पूछा, कुछ पता चला उस दरिंदे के बारे में? इस बिल्डिंग में तुम दोनों के सिवा किसी तीसरे शख्स ने कोई दरिंदा नहीं देखा, मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि चीता नामी कोई जंगली खयात ना तो बिल्डिंग में दाखिल हुई है और ना ही यहाँ से रुखसत हुई। ये कैसे हो सकता है? बोल जनता नजर से मुझे तकते हुए बोली। मैंने कहा, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ मुमताज, मगर मैंने खुद, मेरा मतलब है हम दोनों ने अपनी आंखों से एक जीते जागते सफेद चीते को देखा है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो साहिल से मुझे तुम्हारी बात का 100% यकीन है मुमताज। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम दोनों ने जो कुछ बताया वो गलत नहीं, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो भी सच है। फैज़ान, ये कैसे मुमकिन है? मुमताज की उलझन बढ़ गई। उसके भी लग साहिल का चेहरा पुरसुकून था, ताम वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही थी। मैंने मुमताज की जानिब देखते हुए कहा, इंसानी आंख बाज़ औक़ात धोखा खा जाती है, वह हमको हकीकत समझ लेती है। तुम लोगों के साथ भी धोखा हुआ है। तुम जिस शय को सफ़ेद चीता समझ रही है वो चीता नहीं, कुछ और था। कुछ और था? कुछ और क्या? मुमताज की उलझन इज़्तिराब में बदल गई। साहिल ने समझाने वाले अंदाज में कहा, मुमताज, तुम अपने जहन पर ज्यादा दबाव ना डालो और फिलहाल उस चीते की सोच को चटक दो। ये पुरअसरार चक्कर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। साहिल की बात से मुझे ये अंदाजा लगाने में देर ना लगी कि वो इस मामले की तह में उतर चुकी थी। मैंने मुमताज से कहा, कल मैंने रेस्टोरेंट में तुमसे एक वादा किया था, वापसी में तुम्हारे अंकल के बंगले पर आने का। आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादे की क्या जरूरत है? वो सादगी से बोली, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। वैसे कल रात वाला वादा तुमने शुबाना से किया था, बज़ाहिर ऐसा ही दिखाई देता है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन दर हकीकत वो वादा मैंने तुम्हारी वजह से किया था। वो खुश होते हुए बोली, ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तुमने मेरी खातिर शबाना से वादा किया था तो फिर मैं आंखें बंद करके तुम्हारा हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। बोलो क्या चाहते हो मुझसे? मैंने मुमताज को खौफ और दहशत की कैफियत से निकालने के लिए वो वादे का चक्कर चलाया था। मैं देख रहा था कि मेरी ये कोशिश खासी हद तक कामयाब रही। वो अब नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। मैंने कहा, मुमताज, इस फ्लैट में जो कुछ हुआ उसे जहन से झटक दो। चीते वाली हैरत अंगेज कहानी सिर्फ और सिर्फ तुम तक महदूद रहेगी। तुम इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं करोगी, खुसूसन अपने अखबारी अंकल मिनास बाकर के सिलसिले में तुम्हें मोहतात रहने की जरूरत है। मैंने मिनास बाकर का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया कि वो एक शाम के अखबार के एडिटर और पब्लिशर थे। शाम के अखबारात चटपटी और मसालेदार खबरों के हवाले से बहुत मशहूर है। मामूली सी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना और बाज़ औक़ात बेबुनियाद खबरें शाया करना उनके मामूल में शामिल होता है। अगर मिनास बाकर तक सफ़ेद चीते की कहानी पहुंचती तो वो फौरी तौर पर मेरे कंधों को इस्तेमाल में लाता।
इस मिर्च मसाले वाली खबर से ख्वाह मुख्वाह हमारी तशहीर होती और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। वैसे भी इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में मुमताज और साहिल के सिवा किसी और शख्स ने इस तिलिस्माती चीज़ों को नहीं देखा था। मेरे हवाले से या मुमताज और साहिल के बयान के साथ ऐसी कोई नाकाबिले यकीन खबर अखबारात की जीनत बनती तो इस बिल्डिंग में हमारी हैसियत खासी मुतासर हो जाती। लोग तमस्खराना अंदाज में हमें देखते जैसा कि द्रोह और 2 नंबर लोगों को देखा जाता है। मुमताज ने मेरी ताकीद के जवाब में कहा, ठीक है वजदान, ये कहानी सिर्फ मेरे ज़हन के अंदर महफूज रहेगी, लेकिन वादा करो तुम बाद में मुझे उस सफ़ेद चीते की हकीकत से जरूर आगाह करोगे। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने पूरे इत्मीनान लहजे में कहा, मुझे यकीन है तुम्हारे पास इस वाक़े की भरपूर तोजी मौजूद है। उसके लहजे में शामिल एतमाद को देखते हुए मैंने चीते के सिलसिले में उसे तफसील से आगाह करने की खामी भर ली और कहा, अब तुम फौरन तैयार हो जाओ, मेरे पास वक्त बहुत कम है। दीवारगीर कला की सुइयां निस शब गुजरने का ऐलान कर रही थी। साहिल ने मुझसे पूछा, क्या तुम वापस जाने का इरादा रखते हो? हाँ, मैं जिस काम से गया था वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने ढके छुपे अल्फाज में कहा ताकि साहिल मेरी बात समझ जाए। वो इस बात में सारी लाते हुए बोली, तुम तो मुमताज को भी फौरन तैयार होने को कह रहे हो, क्या ये भी तुम्हारे साथ जाएगी? तुम दोनों मेरे साथ चलोगी? मैंने कहा, मैं तुम्हें मिनाज बाकर के बंगले पर छोड़कर अपने दोस्तों की तरफ निकल जाऊंगा। मुमताज ने कहा, अगर तुम यहीं हमारे पास रुक जाते तो ठीक था, क्या तुम्हारा अपने उन दोस्तों के पास जाना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी, मैंने 2 ठोक अंदाज में कहा। वो बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, फिर तो मजबूरी है। मुमताज लिबास तब्दील करने के लिए वॉशरूम में गई तो मैं साहिल की जानिब मुतवज्जो हो गया। उसने पुरसोच अंदाज में कहा, वहीदान, मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ फिर कोई पुरस्रार चक्कर शुरू होने वाला है, और मेरा ख्याल है ये चक्कर शुरू हो चुका है। मैंने कहा। हम दोनों धीमे लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरी इस बाती अंदाज को देखते हुए उसने कहा, मुझे यकीन है वो सफ़ेद चीता हमारे सिवा किसी और को दिखाई नहीं दिया होगा। इस सिलसिले में मेरा जहन बार बार उसी कमबख्त बिल्ली की तरफ जा रहा है। वहीदान, वो कोई आम सी बिल्ली नहीं थी, तुम भी बिल्कुल मेरे ही अंदाज में सोच रही हो। मैंने तायदी लहजे में कहा, अगर ये सब चक्कर उसी बिल्ली का चलाया हुआ है तो फिर मानना होगा वो कोई तिलिस्माती जानवर है। वो बवक्ते जरूरत अपनी जिसामत में कमी बेशी करने पर कादिर है, लेकिन उसका रवैया मुझे उलझा रहा है। मसलन तुम्हारे जहन में किस किस्म की उलझन है? मैंने कहा, बोट बेसन वाले वाक़े में उसने एक दोस्त का किरदार अदा किया और अब उसने तुम दोनों को खौफ ज़दा करके साबित किया कि उसका अंदाज मुआयनताना है। एक लम्हे को रुककर मैंने वजाती लहजे में कहा, हमारे सारे अंदाजे और कियासात की बुनियाद इस बात पर है कि वक्तन फवक्तन ये सारे किरदार एक ही हैरत अंगेज बिल्ली ने अदा किए हों। वो जुर्जुरी लेती हुई बोली, वहीदान, इस मुहिम्मे को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करो। मैं अपने अंदर बहुत इज़्तिराब और बेकैफी महसूस कर रही हूँ, तुम फिक्र ना करो। मैंने उसका कंधा थपथपाया, बहुत जल्द सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। पहले वो काम निपटा लूं जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। आज की रात बहुत अहम है साहिल, बहुत अहम। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती मियां जाहिद हुसैन के बंगले पर कैसे कैसे पीस इकट्ठा हो चुके हैं। लाड बुधा तुम्हारी हिफाजत करे। वो यकदम संजीदा हो गई। उसी वक्त मुमताज वॉशरूम से निकल आई। अगले 5 मिनट में हम तीनों अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर थे। मेरी नीली शहरार तो साउथ में खड़ी थी। जहाँ मैं मोटरसाइकिल पर आया था, चाइना टाउन के कारण से मैंने उन दोनों को एक येलो कैब में बिठाया और खुद मोटरसाइकिल पर उनके साथ साथ चलने लगा। जब हम बंगले पर पहुंचे तो मिनास बाकर वहां मौजूद था। मैंने रास्ते में इस अचानक आमद का जवाब सोच लिया था। बाकर की इस्तफसार पर मैंने बताया, अंकल उधर तो लाइट चली गई और जनरेटर खराब पड़ा है। ये दोनों बहुत बोरियत महसूस कर रही थी। बिजली की वापसी का इंतजार करने की बजाय मैं इन्हें यहाँ ले आया हूँ। ये तुमने अच्छा किया, वो मोतदिल अंदाज में बोला। लाइट सख्त नाकाबिले एतबार चीज होकर रह गई है, मगर अफसोस इस बात का है कि लग्जरी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग वालों के स्टैंड बाई जनरेटर भी ऐसे मौके पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। खैर, तुम्हारा फैसला मुझे पसंद आया, तुम लोग यहाँ आराम से रहोगे। मिनास बाकर मुख्तसर और टू दी पॉइंट बात करने का आदी था, इसलिए उसे ज्यादा देर गुफ्तगू मुमकिन ना थी। वैसे भी मैं अपने पीछे जो सूरत छोड़ आया था उसका तकादा यही था कि मैं जल्द से जल्द वहाँ से रवाना हो जाऊँ। मिनास बाकर के बंगले से निकलने से कबल मुझे चल नमाज के लिए साहिल से तन्हाई में बात करने का मौका मिल गया। वो मौजूदा हालात की संगीनी से पूरी तरह आगाह थी। मेरी आंखों में बहुत दूर तक देखते हुए बोली, अपना ख्याल रखना भाईजान। उसकी इंतहाई गहरी संजीदगी में छुपे हुए जज्बात को मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था। वह जज्बात मेरे लिए थे और इतने भरपूर थे कि उसका गुरेज और बेतनाई बिल्कुल मसनूई होकर रह गई। मैंने उसके हाथ थाम लिया और ज़ूमानी अंदाज में कहा, गोया तुम ये कहना चाहती हो कि अब तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगी। उसके चेहरे पर ऐसे आसार नमूदार हुए जैसे वो अंदर से तड़प कर रह गई हो। फिर वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोली, मेरा मतलब ये नहीं था। ज़ाहिर है तुम वहाँ अकेले जा रहे हो, तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। मैं तुम्हें इस साग में नहीं झोंक सकता साहिल, मैंने चटानी लहजे में कहा। वहाँ कुछ भी पेश आ सकता है, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं तुम पर आँच आते हुए नहीं देख सकता, तुम यहाँ महफूज हो। यह ख्याल मुझे बहुत तकवीयत देगा और पूरी खादर दिमागी से मैं अपने दुश्मनों से निमट सकूंगा। लाड बुधा तुम्हारी हिफाजत करेगा। वो ये कहते हुए एक कदम आगे बढ़ाई। हमारे दरमियान फासला 0 के बराबर हो गया। हम एक दूसरे की सांसों की तपश अपने चेहरों पर महसूस कर रहे थे। वो बहुत ही जज्बाती और सनसनीखेज लम्हात थे। हम दोनों ही संजीदा थे और हमारी संजीदगी में तलब की तड़प मौजूद थी। मैं किसी पेशरफ्त के बारे में सोच ही रहा था
कि उसने पहल कर दी। साहिल ने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को थाम कर थोड़ा नीचे झुकाया, फिर यकबारगी अपने अहमरी होंठ मेरी पेशानी पर सब्त कर दिए। उसकी ये हरकत बेकानगी और गैर मुतवक्को थी। रद्द अमल के तौर पर मैंने उसे अपनी बाहों के हिसार में बांध लिया। मेरे सीने में उसकी मोहब्बत का समंदर मौजूद था। इस सरकश समंदर की बेताब लहरें साहिल से हम किनार होने लगी। उसके सीने पर सर पटक कर अपने दिल का अहवाल सुनाने लगी। साहिल और मुझे का मिलन बड़ा लम्हाती और आर्जी होता है। वो अपनी कहकर वापस समंदर में जा मिलती हैं। मुझे भी साहिल से जुदा होना पड़ा। मैंने उसके बोसे की कंगनी शीरीनी को अपने तन बदन में उतारा, उसे एक भरपूर अलविदाई नजर से देखा और वहां से रुखसत हो गया। मैं उस बंगले से इस तरह निकला जैसे जिस्म जान से निकलती है। इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में आमदोशुद के लिए हम इमारत का अकबी गेट इस्तेमाल कर रहे थे। स्कूल के सामने वो बंगला था जहां अचानक मेरे कई दुश्मन जमा हो गए थे, लिहाजा उनसे काफी निपटाव के लिए एहतियात की जरूरत थी। जब मैं कबीर शाह के पास पहुंचा तो रात का 1 बज रहा था। मैंने छूटते ही पूछा, शाह जी क्या खबरें हैं? यहाँ तो अभी तक सब खैरियत है सिवाय 1-2 तब्दीलियों के। उसने कहा, तुम सुनाओ उधर की क्या रही? तुम बड़ी अफरा तफरी में यहाँ से रवाना हुए थे। मैंने कहा, वही हुआ जो मेरा अंदाजा था। साहिल ने ख्वाब में एक चीते को फ्लैट में घुसकर ऊधम मचाते देख लिया था। बहरहाल मैं उन दोनों को अपने एक करम फरमा के घर छोड़ आया हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, तुमने यहाँ होने वाली 1-2 तब्दीलियों का जिक्र किया है, ऐसा क्यों हो गया? वैदान तुमने किसी शैतान की आमद का जिक्र किया था। कबीर शाह ने बताया, वो शैतान इस बंगले से रुखसत हो चुका है। वह चौंक उठा। कबीर शाह तारा का जिक्र कर रहा था। एक कीमती गाड़ी में तारा और 2 गैर मुल्की मेहमान भोलेनाथ और जमाल उस बंगले पर पहुंचे थे। वह खुद उनकी आमद पर सख्त हैरतज़दा हो गया था। तारा उमरकोट पुलिस की तहवील में था और सिंगापुर वाले वो दोनों अफराद जेल में थे। अचानक इन 3 अफराद को एक साथ यहाँ कराची में देखना इंतहाई पुरतजस्सुस और हैरान कुन था। और अब कबीर शाह मुझे बता रहा था कि तारा वहां से रुखसत हो चुका था। तारा को देखकर मेरे मुंह से शैतान का लफ्ज अदा हुआ था, इसलिए कबीर शाह भी उसे शैतान ही कह रहा था। कबीर शाह की इंकिशाफ ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया। मैंने इस तरह लहजे में पूछा, कहाँ चला गया वो शैतान? ये बताना तो फिलहाल मेरे लिए मुमकिन नहीं वैदान। क्या वो अकेला ही गया है या गैर मुल्की मेहमान भी उसके साथ ही चले गए हैं? मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया और टेलीस्कोप से शाह गेट वाले बंगले का जायजा लेने लगा। कबीर शाह ने बताया, वो अकेला गया और ना ही गैर मुल्की मेहमान उसके हमरा गए हैं। क्या मतलब? मैंने उलझनज़दा अंदाज में पूछा। कबीर शाह बोला, वो शैतान नाम क्या है उस शख्स का? तारा। मैंने बताया, हाँ तारा के साथ एक नौजवान भी यहाँ से गया है। वो जवाब देते हुए बोला, और वो दोनों लगभग आधा घंटा पहले एक स्याह लैंड क्रूजर में यहाँ से रुखसत हुए हैं। उनके अलावा गाड़ी में ड्राइवर भी था। मैंने मज़कूरा नौजवान का हुलिया दरियाफ्त किया। कबीर शाह के जवाब पर मैंने अपनी यादाश्त को खंगाला, मगर इस वजह कते का कोई शख्स मुझे याद ना आ सका। मैंने पूछा, और उन सिंगापुरियन मेहमानों की क्या खबर है जो तारा के साथ गाड़ी में यहाँ पहुंचे थे? वो जब से बंगले में गए हैं उनकी झलक दिखाई नहीं थी। मैं उस नौजवान के बारे में सोचने लगा जो तारा के साथ लैंड क्रूजर में बैठकर गया था। इसी सोच के दौरान में मुझे शोएब गौरी के उस आदमी का ख्याल आ गया जो मुखालिफ कैंप में हमारे लिए काम कर रहा था। फर्क खान नामी वो शख्स सामने वाले बंगले में मौजूद था। मैंने कबीर शाह से पूछा, फर्क की जानिब से क्या इतलात है? तुम्हारे जाने के बाद उसका फोन आया था। कबीर शाह ने कहा, उसकी फराम करदा मालूमात के मुताबिक इस वक्त बंगले में मियां जाहिद हुसैन, शाकर अली, कूबा, 2 सिंगापुरियन मेहमान के अलावा 2 घरेलू मुलाजम और 2 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। हज़ीं अलावा 3 ऐसी औरतें भी बंगले पर बुलाई गई हैं जो शहर की मारूफ काल गर्द हैं। ये रात वो बंगले ही पर गुजारेंगी। तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि वो तीनों रात भर किस किस्म की मसरूफियात में मशगूल रहेंगी। बात खत्म करते ही उसने मानीखेज अंदाज में मुझे देखा। मैं टेलीस्कोप को हाथ में थामे उसकी जानिब मुतवज्जो था। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब है फर्क का फोन तारा एंड कंपनी की रवानगी के बाद आया था, क्योंकि इस बयान में उन लोगों का कोई जिक्र नहीं। हाँ, उनके रवाना होने के फौरन बाद उसने तस्दीक की। दोबारा वो कब कॉल करेगा? अब वो कॉल नहीं करेगा, कबीर शाह ने बताया। पहले भी उसने बहुत बड़ा रिस्क लेकर वो मालूमात दी हैं। उसने कहा है जैसे ही बंगले की सूरत हमारी कारकर्दगी के लिए साजगार होगी वो हमें इस तरह फोन करेगा कि बस पहली घंटी बजते ही राब्ता मुनक़ते कर देगा। ये उसकी तरफ से एक सिग्नल होगा। उसके बाद हमें फौरन हरकत में आना होगा। रात 2 बजे तक हमारे दरमियान बातचीत होती रही। कबीर शाह ने शोएब गौरी के लिए बहुत से कारनामे सरअंजाम दिए थे। वो मुझसे भी मुख्तलिफ सवालात करता रहा जिनके मैं मुनासिब और मोहताज जवाब देता रहा। इसी दौरान में फोन की घंटी बज उठी। हम दोनों ने चौंक कर टेलीफोन सेट की जानिब देखा। 1 घंटे के बाद फोन खामोश हो गया। हमारे अमल में आने का वक्त आन पहुंचा था। आइंदा 5 मिनट में हम स्कूल की इमारत से निकलकर सियाह गेट वाले बंगले के अकब में पहुंच गए। उस तरफ रात के सन्नाटे का राज था। हमारे दरमियान यही तय हुआ कि अकबी दीवार फांद कर हम बंगले के अंदर दाखिल होंगे और सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड पर काबू पाया जाएगा। उसके बाद घरेलू मुलाजमों की बारी आएगी। हमने अपनी मोटरसाइकिल को अकबी दीवार के साथ एक दरख्त के नीचे खड़ा किया और यके बाद दीगरे बंगले के अंदर कूद गए। असली और दुश्मनों को हमने बड़ी खूबसूरती से तकसीम कर लिया। इम्तियाज, रूबी और मीर बख्श की मौत के जिम्मेदार ग्रेब पेजोरों का मालिक याकूब उर्फ कूबा वहाँ मौजूद था। मैंने कूबा और मियां जाहिद हुसैन को अपने हिस्से में ले लिया, जबकि शाकर अली, जमाल और भोलेनाथ से कबीर शाह को निमटना था। असले में से क्लाशिनकोफ और पिस्तौल हमने मोटरसाइकिल पर ही छोड़ दिए जो एक कैनवस के थैले में महफूज थे।
ये हमारा रिजर्व एमुनेशन था जो वापसी में किसी हंगामी सूरत हाल में हमारे काम आता। टेलीस्कोप को भी मैंने थैले में डाल दिया। बाकी असले में से एक कलाशनकोव कबीर शाह ने अपने पास रख ली, जबकि एक पिस्टल मैंने अपने लिबास में महफूज कर लिया। अजीम अलावा इम्तियाज एंड कंपनी के कातलों के खून का प्यासा खंजर मेरी पिंडली पर बंधा हुआ था, जो किसी भी वक्त तड़प कर अपने चर्मी केस से बाहर आ सकता था। हमने बंगले की बाउंड्री के अंदर आते ही सबसे पहले टेलीफोन के तार तलाश करके उन्हें माजूर बना दिया। अब इस बंगले के अंदर से कहीं फोन किया जा सकता था और ना ही बाहर से कोई कॉल वहां आ सकती थी। इस नई काम से फारिग होकर हम सिक्योरिटी गार्ड की जानिब मुतवज्जो हो गए। दोनों सिक्योरिटी गार्ड बंगले के सामने वाले हिस्से में गेट के नजदीक ही बने हुए गार्ड रूम में थे। मैंने एक गमले के करीब ही पड़े हुए पत्थर को उठाया और बंगले के गेट का निशाना लेकर उसे अपने हाथ से रवाना कर दिया। पत्थर ज्यादा बड़ा नहीं था, ताम उसने गेट की फौलादी चादर से टकराकर इतनी आवाज जरूर पैदा की कि दोनों सिक्योरिटी गार्ड चौंक गए। वो मुताद नजरों से गेट को तकने लगे। फिर उनमें से एक ने उस जानिब अंधेरे में देखा जिस तरफ हम मौजूद थे। उसी वक्त मैंने अपने मुंह से एक मखसूस आवाज निकाली। इस आवाज पर दूसरा गार्ड भी हमारी जानिब मुतवज्जो हो गया। फिर उन्होंने धीमे लहजे में आपस में कोई बात की। गेट पर चूंकि रोशनी हो रही थी, इसलिए हम अंधेरे की आड़ से उन्हें बआसानी देख सकते थे। मुख्तसर सी बाई में मुशावरत के बाद एक गार्ड दबे पांव हमारी जानिब बढ़ने लगा, गोया उसने हमारा मकसद पूरा करने के लिए पेशकदमी शुरू कर दी थी। उसके हाथ में छोटे साइज की कलाशनकोव बहुत वादे तौर पर दिखाई दे रही थी। मैंने कबीर शाह के कान के पास सरगोशी की, ये मेरा शिकार है। वो इस बात में सर हिलाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। गनबरदार गार्ड मोहतात कदमों और चौकन्ना निगाह से आगे बढ़ रहा था। मुझे अंधेरे में 2 दीवारों की एक कोने की आड़ मयसर थी। जैसे वो गार्ड मुझसे 2 फुट की दूरी पर पहुंचा, मैंने उछलकर उस पर हमला कर दिया। मेरा ये अमल इतना बर्क रफ्तार था कि उसकी समझ में कुछ ना आया और जितनी देर में वो कुछ सोचने समझने के काबिल होता, मैं उसे अपने शिकंजे में पूरी तरह फिट कर चुका था। मेरा बायां बाजू किसी जहरीले नाग की मानद उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था और दाएं हाथ से मैंने उसका कलाशनकोव बरदार बाजू जकड़ लिया था। मेरी इस फौरी हमले के बाद गार्ड को खींचकर दीवार की आड़ में कर लिया। गार्ड के बदन में किसी सांड की सी ताकत भरी हुई थी। वो खुद को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए जोर मारने लगा, लेकिन मैंने इस ख्याल से उसे नहीं दबोचा था कि वो चिकनी मछली की तरह फिसल कर मेरे हाथ से निकल जाए। उस सांड से अटकेलियों का वक्त नहीं था, लिहाजा मैंने अपने बाएं बाजू को एक मखसूस झटका देकर उसे शांत कर दिया। अब वो कम अज कम 2 घंटे के लिए अंटा गफीर हो गया था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को उसी अंधेरे कोने में लंबा लिटा दिया और उसकी कलाशनकोव को गमले में छुपा दिया। इसी दौरान में गार्ड का साथी उसे आवाजें देता हुआ हमारी जानिब आने लगा। तफैल, कहाँ हो तुम? उधर कोई गड़बड़ तो नहीं है? कबीर शाह ने ऊँटों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और धीमे लहजे में घुराया। अब मेरी बारी है। मैं खामोशी से एक जानिब तनकर खड़ा हो गया। तफैल का साथी गार्ड जैसे उस कोने पर नमूदार हुआ, कबीर शाह ने अपनी कलाशनकोव का बट पूरी कुव्वत से उसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। गार्ड के हल्क से ऊँ की एक हल्की सी आवाज बरामद हुई और वो तेवरा कर जमीन पहुंच हो गया। यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था कि अब उस गार्ड को कभी अपने कदमों पर खड़ा होना नसीब होगा भी या नहीं। इस अमल ने मुझे कबीर शाह के मिजाज की जारियत और सफाकी से आशना कर दिया। दोनों गार्ड से निमटने के बाद हमने घरेलू मुलाजमों का रुख किया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमने फरक खान समेत दीगर 2 अफराद को जेर करके एक बाथरूम में बंद कर दिया। इस मार्के में प्रोग्राम के मुताबिक फरक ने थोड़ी मुजाहमत भी पेश की ताकि उस पर किसी किस्म का शक ना हो। इन तीनों अफराद को बाथरूम में बंद करने से पहले हमने ये इत्मीनान जरूर कर लिया कि वो किसी किस्म की गड़बड़ ना कर सके। फर्क की फराम करदा मालूमात के मुताबिक शाकर अली और कूबा बंगले की ज़ीरी मंजिल पर थे, जबकि गैर मुल्की मेहमान जमाल और भोलेनाथ को बालाई मंजिल पर ठहराया गया था। मियां जाहिद हुसैन भी बालाई मंजिल के एक VIP कमरे में रात गुजार रहा था। फर्क के मुताबिक बंगले पर पहुंचने वाली तीनों कॉल गर्ल बालाई मंजिल पर ठहरने वालों के लिए थी, जिसका मतलब यही था कि बालाई मंजिल पर मौजूद 6 अफराद इस वक्त जाग रहे होंगे और बाइमी तामुन के जरिए एक दूसरे को जगा रहे होंगे। हमें सिर्फ 8 अफराद से निमटना था, 2 ज़ीरी मंजिल पर और 6 बालाई मंजिल पर। दोनों मंजिलों पर मुज़ाहमत का इम्कान 50% था, यानी बालाई मंजिल पर वो तीनों कालगल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वो हमारी राह में आने की कोशिश ना करती। उसी तरह ज़ीरी मंजिल पर शाकर अली व्हील चेयर का मोहताज होकर रह गया था, लिहाजा वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मैंने इस ऑपरेशन में इस बात का खास ख्याल रखा था कि कोई बेगुनाह ख्वाह मुखाज जिंदगी ना हार जाए, इसलिए मुलाजमीन और गार्ड को हमने कुछ अरसे के लिए आउट ऑफ स्क्रीन कर दिया था। मैंने कबीर शाह से कहा, शाह जी, हमारे बांटे हुए बंदे तो ऊपर नीचे हो गए हैं, हम भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। वो कलाशनकोव को थपथपाते हुए बोला, हाँ यही मुनासिब रहेगा। मैंने एक लम्हे में फैसला किया, अब हमें जो भी कार्रवाई करना है एक साथ करना है। तुम बालाई मंजिल का रुख करो, मैं नीचे वालों को देखता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। वो सवालिया नजर से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, मियां जाहिद हुसैन हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। जमाल और भोलेनाथ भी जराइम पेशा अफराद है और हमारे दुश्मनों के दोस्त की हैसियत से यहाँ आए हैं। उन तीनों के साथ सख्त तरीन सलूक किया जा सकता है, मगर वो पेशावर औरतें हमारी दुश्मन है और ना हम उनके दुश्मन। उनके खून में हाथ रंगने से गुरेज करना। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बालाई मंजिल की जानी पड़ गया। मैं नहायत मोहतात कदमों से चलते हुए उस कमरे के सामने पहुंच गया।
जिसके बारे में फरख खान की इतलात ये थी कि वहाँ शाकर अली और कूबा को ठहराया गया है। कूबा के ख्याल आते ही मेरा सारा खून दिमाग की तरफ दौड़ने लगा। उसी शैतान सिर्फ शख्स की मलकियत गिरे पेजारों से मेरे साथियों पर गोलियों की बारिशें बरसाई गई थी। इम्तियाज अली, रूबी, बीरबख्श, एक एक खून आलूद चेहरा मेरे तस्वुर में नमूदार होने लगा। मैंने जब्त के दामन को मजबूती से थामा और उस दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से पूछा गया। मैंने आवाज बदल कर कहा, जी मैं हाशिम हूँ। जिन दो मुलाजमीन को हमने फर्क के साथ बेबस करके बाथरूम में मुकीद किया, उनमें एक हाशिम अली और दूसरा मुहीबुल्लाह था। फर्क खान की फराम करदा मालूमात कदम कदम पर हमारे काम आ रही थी। दरवाजे का बोल्ट गिरने की आवाज आई और दूसरे हीले में कूबा मेरे सामने था। वो मेरे सामने था तो उसका यही मतलब था कि मैं भी उसके सामने हूँ। मुझे अपने सामने देखकर वो यक ब यक वहशत में मुब्तला हो गया। फिर इससे पहले कि वो कोई ऐसी वैसी हरकत करता, मैंने उसके सीने पर एक जोरदार प्रेशर फ्रंट किक रसीद कर दी। वो तो में से निकले हुए गोले की मानंद अकब में उछला और सीधा बेड पर पहुंचकर चारों खाने तराज हो गया। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, उसका बोल्ट चढ़ाया और खूनख्वार नजर से कूबा को घूरते हुए आतिशीन लहजे में दरियाफ्त किया, वो गिरे पेजारो तुम्हारी मलकियत है ना? गिरे पेजारो? वो अटक अटक कर बोला, हाँ वही मनूस जीप जिसका नंबर 3151 है। मैं किसी दरिंदे के मानंद घुर्राया। उसी जीप से फायरिंग करके गोरा कब्रिस्तान के नजदीक मेरे 3 साथियों को मौत के घाट उतारा गया है। तुम्हें शायद किसी किस्म की गलत फहमी हुई है। वो बेड पर से उठते हुए बोला, मेरे पास ना तो कोई पजेरो है और ना ही मैं या मेरी कोई गाड़ी तुम्हारे साथियों की मौत की जिम्मेदार है। बात खत्म करते ही उसने बाथरूम के दरवाजे की जानिब देखा। बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और दूसरे बेड के नजदीक एक व्हील चेयर भी नजर आ रही थी। उसका एक ही मतलब था कि कूबा का साथी शाकर अली इस वक्त बाथरूम के अंदर था। मैंने कूबा की जानिब पेशकदमी करते हुए धाड़ कर कहा, गलतफहमी के बच्चे, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि देखने वाले इबरत पकड़ेंगे। उसके साथ ही मैंने उस पर छलांग लगा दी। वो बिस्तर से उठकर पूरी तरह संभल चुका था। मैं उसे लेते हुए दोबारा बिस्तर पर आ गया और इस तरह कि वो अब मेरे नीचे दबा था और उसकी गर्दन मेरे आहनी हाथों की गिरफ्त में थी। बताओ मेरे साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, क्यों तुमने उन्हें मौत के घाट उतारा? वो फंसी फंसी आवाज में बोला, मैं फिर यही कहूंगा, तुम किसी गलतफहमी का शिकार हुए हो। तुम्हारे साथियों की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। तुमने जिस ग्रे पेजेरो का नंबर बताया वो मेरी मलकियत नहीं है। इसका मतलब है तुम शराफत से जबान नहीं खोलोगे। मैंने उंगलियों की शिकंजे में उसकी तनोमंद गर्दन को जकड़ते हुए कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने बेइख्तियार पलट कर देखा और मेरी लम्हाती गफलत से कूबा ने भरपूर फायदा उठाया। उसने मेरे नीचे रहते हुए अपनी टांगों को फोल्ड किया और मेरे पेट पर पाँव ठिकाकर अपने ऊपर से मुझे दूर उछाल दिया। मैं कालीन पोश फर्श पर चित गिरा, मगर अगले ही लम्हे मैं बैक हैंड स्प्रिंग लगाकर अपने पाँव पर खड़ा हो चुका था। उसी वक्त दोबारा दस्तक हुई और मैं यह देखकर हैरान हुआ कि दस्तक कमरे के दरवाजे पर नहीं बल्कि बाथरूम के दरवाजे पर हो रही थी। उसके साथ ही बाथरूम के अंदर से शाकर की आवाज सुनाई दी, कूबा कमरे में क्या हो रहा है? तुम किसके साथ धींगा मुश्ती कर रहे हो? ये शैतान पता नहीं कैसे हमारे कमरे में घुस आया। कौन शैतान? शाकर ने फिक्रमंदी से पूछा। वही जिसका नाम वजदान है और जो मेरे भाई साहब का कातिल भी है। शाकर ने पूछा, ये क्या कह रहे हो तुम? इससे पहले कि कूबा उसे बताता कि वो क्या कह रहा था, मैंने आगे बढ़कर बड़ी सूरत से बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बोल्ट कर दिया। शाकर अली अपनी माजूरी के बायस अब कमरे के अंदर नहीं आ सकता था। बाथरूम के अंदर उसकी चीख और पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने पलट कर देखा, कूबा पूरी तरह तनकर मेरे सामने खड़ा था। ये वही कूबा था जो मुझे अपने भाई का कातिल समझता था। हालांकि कत्ल की उस संगीन वारदात में CF के वालों का हाथ था, यानी इम्तियाज अली और इश्तियाक अहमद का। शोएब गोरी की तहकीक के मुताबिक इम्तियाज और उसके साथियों को मौत के घाट उतारने वालों का ताल्लुक गरीब पेजारों से था जो कूबा की मलकियत थी, मगर वो किसी ऐसी हकीकत से इनकारी था। ये ख्यालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे दिन से गुजर गए। इस वक्त मैं पूरी तरह कूबा की जानिब मुतवज्जो हो गया। उस रोज तो तुम बचकर निकल गए, वो कीना तो उस नजर से मुझे घूरते हुए बोला, लेकिन आज मैं तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। तुम्हारी बदकिस्मती घेर कर तुम्हें यहाँ ले आई है। आज मैं अपने भाई के खून का हिसाब भी चुका दूंगा। और इससे भिड़ने की बजाय हाशिम और मुहीब को आवाज दो। बाथरूम के अंदर से शाकर की आवाज आई, ये बदबख्त तुम्हारे अकेले के पास का नहीं है, ख्वाह मुखा कोई नुकसान ना उठा लेना। शाकर अली का मशवरा बरवक्त और दुरुस्त था, मगर हाशिम अली और मुहीबुल्लाह किसी की पुकार सुनने और अहकाम की तामील करने के काबिल नहीं थे और ना ही मेरे पास इतना वक्त था कि कूबा से फजूल किस्म की डायलॉगिंग करता। लिहाजा मैंने कूबा पर एक जोरदार हमला कर दिया। मेरी राउंड हाउस किक उसके जबड़े पर पड़ी, वो चेहरा थाम कर एक कदम पीछे हटा तो मैंने क्रीसेंट किक उसके दूसरे जबड़े पर रसीद कर दी। वो थोड़ा सा लड़खड़ाया मगर जमीन बोस नहीं हुआ। उसकी लड़खड़ाहट का फायदा उठाकर मैंने साइड किक उसकी पसली पर दे जमाई। इस किक में बेपनाह ताकत थी, वो अपने कदमों पर खड़ा ना रह सका और सीधा दीवार से जा टकराया। उसकी बदकिस्मती के दीवार से टकराव के दौरान में उसकी खोपड़ी ने पहल की, जिसका खुमियाजा उसे फौरी तौर पर भुगतना पड़ा। वो दोनों हाथों से सर थाम कर नीचे बैठ गया। ग्रीन बेल्ट वाले बंगले पर मैंने इसकी अच्छी खासी धुनाई की थी। उस वक्त मुझे मरहूम इम्तियाज का साथ हासिल था और आज मैं उसके कातलों को इबरतनाक अंजाम पहुंचाने के लिए यहाँ हूँ।
और आज मैं उसके कातलों को इबरतनाक अंजाम से दो चार करने के लिए पागल हुआ जा रहा था। मैंने कुबा के नजदीक आकर उसे सर के बालों से जकड़ दिया, फिर एक झटके से खड़ा करते हुए पूछा, बताओ तुम्हारी गजे पिजारों में से किन लोगों ने मेरे साथियों पर फायरिंग की थी? मुझे उनके नाम और ठिकाने का पता चाहिए। जवाब देने की बजाय उसने एक अजीब हरकत की। उसका एक घुटना बड़ी सूरत से हरकत में आया। वो मेरे जिस्म के नाजुक हिस्से को निशाना बनाना चाहता था, मगर मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो अपनी इस हरकत में कैसे कामयाब हो जाता? उसके घुटने को मैंने अपने घुटने से बला किया और उसके साथ ही मेरा तूफानी पंच उसकी नाक पर पड़ा। ये खौफनाक पंच था उसकी नाक से खून का फुआरा छूट गया। मैंने उस पर ही बस नहीं की, बल्कि उसे हाथ पांव की मुसलसल ठोकरों पर रख दिया। वो पिटता रहा और जवाबन हाथ पांव चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आया हुआ था। उसकी एक पेश ना चली और मैंने उसे जीत कर दिया। वो फर्श पर पड़ा हाँफ रहा था। उसे अपने बचाव में दो चार हाथ मेरे जिस्म पर भी जमाए, मगर वो एक नाकाबिले जिक्र जिसारत थी। बाथरूम के अंदर से शाकर अली मुसलसल चीख रहा था। वो हाशिम अली और मुहीबुल्लाह को आवाज दे रहा था। कभी वो सिक्योरिटी गार्ड को पुकारने लगता। एक आध मरतबा उसने फरख खान से भी वहां जल्दी पहुंचने को कहा, मगर उसकी चीख पुकार अहकाम को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बिलाखिर इस नाकामी के बाद उसने बाथरूम का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इससे कबल के कुबा उठकर खड़ा होता, मैं उछलकर उसके सीने पर सवार हो गया। मैंने महसूस किया कि उसकी सारी तन फन किसी न किसी रास्ते से खारिज हो चुकी थी। मैंने दोनों हाथों से उसका गिरेबान दबोचा और उसकी खून आलूद आंखों में देखते हुए सवाल किया, मैंने जो पूछा है जल्दी से बता दो, वरना आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकेगा।